स्वागत है आपका एक बार फिर से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाथरस मामले में बड़ी सुनवाई हुई है लखनऊ बेंच में, और उसमें जो दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई है, उसके बाद पीड़ित पक्ष ने जो आरोप लगाया है उस समय के पुलिस महकमे पर, एसपी पर, वहां के दारोगा पर, यह अपने आप में सनसनीखेज है। अब तक दावा था हाथरस पुलिस का कि उस रात को आधी रात में संस्कार किया गया था, परिवार वालों को साथ लेकर, उनकी सहमति से, क्योंकि दंगे की आशंका थी अगली सुबह, बड़ी तैयारी थी, बड़ी साजिश थी। मगर कोर्ट के सामने पीड़ित परिवार ने साफ कर दिया है कि पीड़ित परिवार को पता तक नहीं कि जिसका संस्कार जिस शव का हुआ वो उन्हीं के परिवार की बेटी थी या नहीं थी। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या पुलिस वालों ने ये नहीं शव नहीं दिखाया परिवार वालों को, उनको विश्वास में नहीं लिया, और अब तक जो पुलिस कह रही थी वो बातें गलत थी। अब ये सारी बातें सुनवाई में आ गई हैं। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं। तमाम अधिकारी मौजूद थे वहां पर एसपी, डीएम मौजूद थे, वहां पर एसीएस ग्रे अवनीश अवस्थी मौजूद थे, डीजीपी मौजूद थे, सबको तलब किया था, और पीड़ित परिवार के 5 सदस्य, दोनों पक्षों को सुना गया है, सारी बातों को सुना गया है। राजीव हमारे संवाददाता हाईकोर्ट में मौजूद थे, पूरी सुनवाई पर नजर रखे हुए थे। राजीव, तो कौन बड़ी बातें उभर कर सामने आ रही हैं आज की सुनवाई में? देखिए अजय, जो न्यूज़ 18 शुरुआत से ही कह रहा था कि जो पीड़ित परिवार है उसने जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान डबल बेंच के सामने अपनी बात रखी, तो वही बात रखी। उन्होंने कहा कि जो अंतिम संस्कार हुआ है उसमें ये पता नहीं है कि उनकी बेटी का हुआ है, क्योंकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने उनको इस बात की न तो जानकारी दी, ना ही सहमत दी। और दूसरी ओर जो लगातार पीड़ित परिवार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहा था कि उनको भरोसा नहीं है, और यही कारण है कि उन्होंने खुद अपनी सुरक्षा को लेकर कोर्ट के अंदर चिंता जताई है। तीसरी बात ये रही है कि इस दौरान पीड़ित परिवार ने जो हाथरस के डीएम और एसएसपी की भूमिका रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उसको पर भी सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कुल मिलाकर दूसरी ओर अभी तक शासन और प्रशासन राजीव बने रहिए। ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास एक कोई बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ऋषभ, क्या है वो जानकारी? ऋषभ, देखिए, सबसे पहली जानकारी है, कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया है। कोर्ट ने अभी कहा है कि वो अपने चैम्बर में बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, तब शायद वो कोई ऑर्डर देंगे। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की डेट निर्धारित कर दी है, वो है 2 नवंबर। 2 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, और इस मामले में एसीएस होम के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, पीड़ित परिवार के 5 मेंबर्स के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, हाथरस के डीएम और एसपी के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, और हाथरस के डीएम एसपी ने मामले की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। हाथरस के डीएम ने बयान में यह बात कही है कि उनको सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं था रात में क्रीमेशन कराने को लेकर, लेकिन उन्होंने कानून व्यवस्था की बिगड़ने की संभावना को देखते हुए रात में ही अंतिम संस्कार कराया था। तो कुल मिला के हाथरस के डीएम सरकार के लिए कोर्ट में संकट मोचक साबित होने की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने सुना उनको जरूर है, लेकिन कोर्ट हो सकता है देर शाम कोई आदेश दे या कल भी कोई आदेश दे सकता है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख लगा दी है, वो है 2 नवंबर। अजय, नहीं तो इस दलील में कितना दम नजर आ रहा है? कोर्ट का जो अभी तक का रुख है सुनवाई के दौरान, के कोई टिप्पणी ऐसी नजर आई ऋषभ जिससे पता चले कि कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है? दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। अच्छा, देखिए, कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले का 1 अक्टूबर को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, उस वक्त भी कोर्ट ने साफ कहा था कि अंतिम गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार का अधिकार सबको है, और इस पीड़िता के मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। तो इसी के इर्द गिर्द आज की पूरी सुनवाई रही है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल वीके शाही जो सरकार का पक्ष रखेंगे, वो बताएंगे आज कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है, सरकार की ओर से क्या कहा गया है। सर बताइए क्या है? 2 नवंबर की डेट हुई है। सरकार की तरफ से हम लोगों ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। पीड़ित पक्ष के परिवार के सारे लोग कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने उनसे पूछताछ किया है। एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस, उनसे भी कोर्ट ने पूछताछ की है। डिटेल्ड ऑर्डर भी बाद में पास होगा। क्या सरकार
अदालत नाराज है क्या प्रशासन से? अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? परिवार की तरफ से क्या कहा गया? परिवार की तरफ से क्या कहा गया? अब वो जो भी हुआ है, अभी कोर्ट उसके ऊपर जब आदेश पारित करेगी उसके बाद ही बता सकते हैं। सरकार की तरफ से आप लोगों ने क्या कहा? आप लोगों ने क्या? सरकार तो अपना पक्ष रखा हम लोगों ने, लेकिन चूंकि मैटर ये कोर्ट के सामने है, इसलिए भी हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अंतिम संस्कार का फैसला किसका था? अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद अभी 2 नवंबर। कोर्ट का रुख क्या? नहीं, कोर्ट का रुख ऐसे कुछ नहीं कह सकते आप। कोर्ट तो जब सुनती है तो उसका व्यू 2 नवंबर। सर बोल रहे थे क्या रुख आपको लगा? कोर्ट का रुख क्या रहा पूरे मामले में? देखिए, जिस तरह से न्यूज 18 अपने दर्शकों को पहले ही बता चुका था कि 2 नवंबर की डेट तय हो गई है, वही सरकार के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उन्होंने भी कहा है 2 नवंबर की डेट तय कर दी गई, इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं और अंदर आज जो कोर्ट के हुआ है उसमें एक बात साफ हो गई कि ये मान के चलिए अगली तारीख को क्रीमेशन को लेकर कोर्ट की ओर से कोई गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। चूंकि जब कोर्ट ने इस बात को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था तब भी उन्होंने इस बात के ऊपर नाराजगी जताई थी कि किस तरह से अंतिम संस्कार का जो अधिकार है गरिमापूर्ण तरीके से वो पालन नहीं किया गया। हालांकि अभी भी एडिशनल एडवोकेट जनरल को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने बहुत स्पष्ट नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हाँ बयान रिकॉर्ड किए गए, जैसा न्यूज 18 ने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि एसीएस ये जानना बहुत जरूरी बयान होगा रिकॉर्ड हुए हैं, हाथरस के डीएम। जी ऋषभ, ये भी जानना बहुत जरूरी होगा। राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, ये जरा समझाइए हमें, आज जो दोनों पक्षों की दलीलें सामने आई, कौन कौन सी बातें उससे उभर कर सामने आती है दोनों पक्षों की दलीलों से? देखिए, जिस तरह से अभी आपने सुना कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता वी के शाही बता रहे थे कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है, शासन, प्रशासन और पीड़ित परिवार को, तो साफ बात है पीड़ित परिवार ने ये पक्ष पहले दिन से जो कहता रहा है वो आज कोर्ट में भी कहा है और उसने इस बात को पहले नंबर पे ही कहा है कि जो जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था और लगातार उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया वो अनुचित था। इसको लेकर कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जिसको लेकर इस पूरे घटना को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, पीड़ित परिवार ने कोर्ट के अंदर भी कहा है कि उसे नहीं पता है कि किसका अंतिम संस्कार हुआ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन ने उनको ये नहीं बताया कि अंतिम संस्कार किसका किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के हनन की बात आज खुद एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, जिस तरह से पीड़ित परिवार ने कोर्ट के सामने इस बात को दोहराया है कि उनसे अंतिम संस्कार को लेकर कोई भी सवाल ना उनकी राय पूछी गई, ना उन्हें बताया गया, ना उन्हें इंटीमेट किया गया। क्या आज डीएम ने अपना पक्ष रखते वक्त इस बात का जिक्र किया, क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था कि हमने परिवार से पूछा था, परिवार के लोग वहां मौजूद थे, इस तरह की बात कही जा रही थी। डीएम ने आज किन किन शब्दों में अपना पूरा पक्ष रखा है, जरा विस्तार से बताएं। कोर्ट के सामने कहा है कि पीड़िता के रात में अंतिम संस्कार करवाने का फैसला उनका था, स्थानीय प्रशासन का था। तो इस तरह से उन्होंने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको कोई निर्देश नहीं थे कि पीड़िता का अंतिम संस्कार कब करवाना है। तो कुल मिला के जो सबसे बड़ा सवाल था उसका जवाब आज खुद डीएम की ओर से दिया गया है और उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये देखिए, एक बार हम फिर से सुन लेते हैं, ये सरकार के जो अपर महाधिवक्ता है। कितनी बार बाइट हो? अभी कोई भी फाइंडिंग, कोई भी ओपिनियन, कोई भी ऑब्जर्वेशन न हम दे सकते हैं और कोर्ट का आदेश आने के बाद हम फर्दर। सर, कोर्ट ने कोई अगली डेट दी है? पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी, मुकदमा अभी विचाराधीन है, 2 नवंबर की डेट है। तो अभी कोई भी फाइंडिंग, कोई भी ओपिनियन, कोई भी ऑब्जर्वेशन न हम दे सकते हैं और कोर्ट का आदेश आने के बाद हम फर्दर आपको बताएंगे। कोर्ट ने कोई अगली डेट दी है? 2 नवंबर। क्रिमेशन के ऊपर अभी तक निकल के आ रही है, के बाद एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। सरकार के वकील क्या कह रहे हैं? उनसे पूछताछ किया है, एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस, उनसे भी कोर्ट ने पूछताछ की है। डिटेल्ड ऑर्डर भी बाद में पास होगा। आप लोगों ने क्या? सरकार तो अपना पक्ष रखा हम लोगों ने, लेकिन चूंकि मैटर ये कोर्ट के सामने है इसलिए भी हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अंतिम संस्कार का फैसला किसका था? अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने
हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद हमें दोनों। मुझे लगता है कि अब तक जितनी बातें इस सुनवाई से बाहर निकल कर आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि अंतिम संस्कार सरकार के आदेश से नहीं हुआ था। जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था सरकार पर कि किसके इशारे पर आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया, मगर डीएम ने साफ कर दिया है कि यह फैसला उनका था। ये बहुत बड़ा बचाव सरकार के लिए। ऋषभ। जी अजय, बिल्कुल सही कहा आपने है। डीएम हाथरस इस वक्त संकट मोचक साबित हुए हैं और उन्होंने सरकार की फेस सेविंग की है, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा कुशवाहा जी, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? नंबर ले लीजिए बेटा। सीमा जी। जी सीमा जी, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, कोर्ट में जो भी पीड़ित परिवार है उनसे पर्सनली बात की, उनकी सारी बात सुनी और साथ ही स्टेट ने अपना पक्ष रखा और डीएम से भी क्वेश्चन किए गए, एडीजे प्रशांत जी से भी क्वेश्चन किए गए और परिवार की तरफ से जो मैंने कुछ हमारी प्रेयर थी वो मैंने रखी, जिसको कोर्ट ने कंसीडर किया है। और सबसे मेन जो था कि जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी रिपोर्ट बाहर आ रही है, जिससे एक अलग तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन सारी चीजों को स्टॉप किया जाए। कोई भी पब्लिक डोमेन में ऐसी रिपोर्ट नहीं पब्लिक की जाएंगी जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा जो है, मैंने सिक्योरिटी का इशू उठाया तो स्टेट का कहना है कि सिक्योरिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बट मेरा मानना है कि कब तक वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। जी सीमा जी, और जो मामला ट्रांसफर करने की बात आपकी ओर से कही गई थी? जी सीमा जी, जो आपकी तरफ से केस को ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, तो पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा को आपने सुना कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फाइंडिंग्स होती हैं वो बाहर लीक हो रही है, वैसा ना हो, तो उस पर कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा और ये एंश्योर करे तमाम जांच एजेंसी। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय लगातार जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू अजय। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें दो तीन बड़ी बातें उभरती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक तो उस रात में जो बहुत बड़ा आरोप लगा था सरकार पर, वो क्या था, उस आरोप में क्या कहा गया था? उस आरोप में विपक्ष ने लगाया था कि सरकार के इशारे पर क्या आधी रात को दाह संस्कार किया गया बिना। माइक तो है नहीं यार। पूछा गया तो उस जगह पे जाइएगा नहीं। पूछा गया वो सारे आप सभी ने देखा था एडीजी का। अरे यार गिर जाएंगे। आज का मुंह में आ रहा पूरा मेरे के। उतर रहे हैं। लगता है कि सीमा कुशवाहा की आवाज इस वक्त नहीं आ पा रही, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सीमा कुशवाहा ने न्यूज़ 18 पर अभी कहा है खुद उन्होंने कि दो बड़ी बातें जो उन्होंने कही है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं, फैसला कोर्ट का सामने आएगा। लेकिन सीमा कुशवाहा यानी पीड़ित पक्ष के वकील ने साफ तौर पे मांग की थी कि इस पूरे मामले में जो भी पड़ताल हो रही है पुलिस की, वो मीडिया में न जाए, उसको आम न किया जाए, ये उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की थी। और जैसा दावा था सीमा कुशवाहा का कि इसे कोर्ट ने माना है और उस पर गैग लगाया जाएगा, ये अभी तक आधिकारिक तौर पे हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन ये गुजारिश पीड़िता पक्ष के वकील सीमा कुशवाहा का। मगर जो एक बात उधर से आ रही है कि सरकारी पक्ष ने जो बातें कही, सरकार के अधिकारियों ने जो बातें कही, जो वहां के तत्कालीन डीएम उस रात को मौजूद थे जब उनका फैसला था अंतिम संस्कार का, उसकी क्या वजह थी, ये भी उन्होंने साफ तौर पे रखा है। आज आपको मैं बता दूं कि ये जो लखनऊ की हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई थी बेंच में, और कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया था, ये स्वतः संज्ञान लिया था कि क्या पीड़िता का जो अंतिम संस्कार हुआ वो अंतिम संस्कार के अधिकार के मुताबिक हुआ। ये हर नागरिक का अधिकार होता है, चाहे वो लावारिश क्यों न हो शब्द। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो। क्या वो सम्मान पीड़िता को दिया गया? जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी उसको लेकर के
पीछे सर्किल अफसर की गाड़ी है जो उनको एस्कॉर्ट करके लिए जा रही है। पीड़िता का परिवार गेट नंबर 5 हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से निकल गया है। आज की सुनवाई पूरी हुई है। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से अभी तक कोई ऑब्जर्वेशन या दिशा निर्देश फैसला नहीं दिया गया है, लेकिन अगली तारीख 2 नवंबर इस मामले में तय कर दी गई है। पक्ष रख दिया है। सरकार ने भी अपनी ओर से एसीएस होम के बयान रिकॉर्ड कराए गए। कहां ले जाया गया है? देखिए, पीड़िता का परिवार हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 से निकल चुका है और अभी तक हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल उसको इसी हाईकोर्ट के कुछ दूरी पर ही उत्तराखंड भवन है। अभी उत्तराखंड भवन में कुछ देर रोकेंगे, इसके बाद वो हाथरस के लिए रवाना होगा। पूरे परिवार के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। उनको जो भी कहना था आज वो कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट डबल बेंच के सामने वो कह चुके हैं। सरकार की ओर से एसीएस होम, डीएम और एसपी हाथरस के एडीजीएलओ ने अपने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अभी तक कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं पास किया है, लेकिन एक बात जरूर है कि हाँ, पीड़ित पक्ष जैसा बाहर कह रहा था वही बात उन्होंने अंदर भी की है कि अंतिम संस्कार का उनको फैसला नहीं लेने दिया गया, उनको बेटी का मुंह देखने को नहीं मिला। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं और सरकार का फेस सेविंग जरूर डीएम हाथरस ने की है। उन्होंने ये बात जरूर कही है कि हाँ, रात को अंतिम संस्कार कराने का फैसला उनका था और उन्होंने ही कानून व्यवस्था बिगड़ने गोपनीय रखा जाए, ये हमारी प्रेयर थी, तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए, तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर। तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो, या तो दिल्ली या मुंबई में, अकॉर्डिंग टू पीड़ित जो भी परिवार है उसके तरफ से। तीसरा है जो सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी आज तो स्टेट कर रहा है, कल उनका क्या होगा, तो उनको तब तक एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जब तक ये जो केस है पूरा फाइनल ना हो जाए, अपील तक, नॉट ओनली ट्रायल, अपील तक। हाई कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर इसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तब तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जाएगा। निर्भया केस में आपने देखा कि ये प्रोसीजर जो है बहुत ही लंबा चलता है, तो तब तक इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी। तो पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा को आपने सुना। 3 प्रेयर उनकी तरफ से कोर्ट के सामने रखी गई थी। कोर्ट केस ट्रांसफर करने की बात की गई दिल्ली या मुंबई, लेकिन उस पर कोर्ट ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। और दूसरी जब प्रेयर रखी गई थी सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा ऑलरेडी परिवार को मिली हुई है। और तीसरी मांग उनकी तरफ से रखी गई थी कि जो भी जांच चल रही है उसमें जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है वो पब्लिक ना हो, यानी कि आम ना की जाए। लगातार इस पूरे मामले में आपको अपडेट हम देते रहेंगे। हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने कोरोना को 89 साल की उम्र में मात दे दी है। 26 दिन तक कोरोना से जूझने के बाद आखिरकार कल्याण सिंह की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर उनसे मिलने पहुंचे बीजेपी नेताओं ने उन्हें तलवार भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया। कल्याण सिंह ने डिस्चार्ज होने के बाद कहा कि उन्हें डबल खुशी मिली है। एक तो उन्होंने कोरोना को मात दे दी और दूसरी खुशी अयोध्या मामले में बरी होने की है। कल्याण सिंह ने हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीएन अरोड़ा का आभार जताते हुए कहा कि वो उनके मार्गदर्शन में किए गए इलाज और देखभाल को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और पूरे स्टाफ को धन्यवाद कहा। थोड़ा सा एक शख्स को हाथियों से इतना लगाव है कि उसने अपनी 5 करोड़ की संपत्ति हाथियों के नाम कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के रहने वाले इमाम अख्तर का हाथी प्रेम इन दिनों उन्हें रामनगर तक खींच लाया है, जहां सामलदे में वो लीज पर जमीन लेकर 2 हाथियों का पालन पोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इमाम अख्तर को हाथियों से इस कदर मोहब्बत है कि उन्होंने बिहार में अपनी जायदाद हाथियों के ही नाम कर दी है। अगर हम हाथियों के नाम की गई संपत्ति की बात करें तो इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। इमाम का कहना है कि हाथियों के प्रति उनका लगाव बचपन से ही रहा है, जो अब जुनून में बदल गया है। वो हाथियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे कैप्टी एलिफेंट को लोग प्रॉपर्टी बांट लेते हैं बच्चे लोग, और लवारिस हो जाती है, उसको खाना न मिलता है, ऐसे हाथियों के लिए मैं इस देश में काम करता हूँ। हर राज्य में जहाँ भी कॉल आ जाती है कि हाथी लाचार है, बीमार है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। 5 करोड़ की संपत्ति, जमीन, मैं रजिस्ट्री कर दिया हूँ इन लोगों के नाम से।
आज जब एक एक इंच जमीन के लिए भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है, ऐसे दौर में इमाम का हाथियों के लिए इतनी बड़ी रकम की संपत्ति उनके नाम कर देना कोई छोटी बात नहीं है। ये पालतू एवं जंगली हाथियों को संरक्षण के काम करती है। ये इसका संस्था बिहार राज्य से रजिस्टर्ड है। यहाँ इसका ब्रांच खुला है। इन्होंने अपने हिस्से की संपत्ति हाथियों के नाम कर दी है और अभी इस जमाने की अभी के दौर में ये बहुत बड़ा बात है। इमाम रामनगर में एक हाथी गांव बसाना चाहते हैं, जिसमें वो बीमार, दिव्यांग और बुजुर्ग हाथियों को रखकर उनकी देखभाल कर सके। इसके लिए इमाम ने बाकायदा सरकार और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पत्र भी लिखकर इसकी अनुमति मांगी है। यहाँ है जो हाथी गांव के लिए बूढ़ा हो, अंधा हो, लाचार हो, लवारिस हो, तो रिटायरमेंट के समय में यहाँ सभी को है जो संरक्षण मिले, और इसी के लिए हाथी गांव चाहता हूँ उत्तराखंड में। सरकार को मैंने बोला भी है, सरकार ने इस पर मानी भी है, कार्रवाई हो रही है, चल रही है। ये एक हाथी गांव है जो संरक्षण, संवर्धन और पर्यटक को भी राज्य में, देश में बढ़ावा मिले। इमाम अख्तर का कहना है कि हाथियों को अगली पीढ़ी के लिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन्हें देख सके। इमाम की इस कोशिश की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनके इस प्रयास को न्यूज़ 18 भी सलाम कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए तमाम खबरें फटाफट अंदाज में।